हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल लॉ टॉक्स विद नेहा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे लॉ स्कूल के फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो ये सब्जेक्ट बहुत से लोगों को काफ़ी टफ लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारी थ्योरीज, बहुत लीगल मैगजीन्स, बहुत चीज़ें हैं जो बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगती है समझने में। बट आई एम हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। सो आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू लॉ ऑफ टॉर्ट्स, व्हाट इज टॉर्ट लॉ, देन definitions by different jurists, essentials, objectives and characteristics of tort law। तो आज हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन टू लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या होता है? सबके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स होता क्या है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट एक ब्रांच है सिविल लॉ का जो डील करता है रॉन्गफुल एक्ट से। बट देयर इज एन एक्सेप्शन, ये एक्सक्लूड करता है हमारे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को या हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स को। तो tort is something when you cause harm or injury to other person और उसके लिए जो एग्रीड पार्टी है वो कंपनसेशन सीख कर सकती है आपसे। torts are always of civil nature और इसका सबसे इम्पोर्टेंट में एम क्या होता है? एम इसका होता है विक्टिम्स को रिलीफ प्रोवाइड करना, दूसरे पर्सन को रोकना फ्रॉम कमिटिंग द सिमिलर ऑफेंसेस और सोसाइटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करना। तो अगर मैं बहुत ही सिंपलर वर्ड्स में आपको समझाऊँ तो टॉर्ट का मतलब होता है कि अगर आप कोई गलती करते हैं और आपकी किसी गलती की वजह से या किसी केयरलेस बिहेवियर की वजह से जो है दूसरे इंसान को फिजिकल, मेंटल या फाइनेंशियल कैसा भी लॉस या हार्म होता है तो आप टॉर्ट कमिट कर रहे हो। तो आइए आगे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाती हूँ कि टॉर्ट एक्चुअली में होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेग्लिजेंस के बारे में। तो नेग्लिजेंस को अगर मैं आपको सिंपलर वर्ड्स में समझाऊँ तो जब कोई इंसान जो है उससे कोई रीजनेबल केयर एक्सपेक्ट करी जाती है कि आपको ये प्रिकॉशंस लेने हैं बट वो इंसान उन रीजनेबल केयर्स को नहीं ध्यान में रखता और कोई ऐसा एक्ट करता है जिसकी वजह से दूसरे इंसान को कोई हार्म होता है, वो होता है हमारा नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस को अगर सिंपलर वर्ड्स में कहूँ तो हिंदी में नेग्लिजेंस को बोला जाता है लापरवाही, केयरलेसनेस। तो आपकी केयरलेस बिहेवियर की वजह से अगर किसी दूसरे पर्सन को कोई हार्म हो रहा है तो वो भी टॉर्ट है। जैसे कि एक ड्राइवर है, वो रोड से जा रहा है और उसने रेड लाइट जंप कर दी। रेड लाइट जंप करते ही सामने से एक बूढ़े अंकल रोड क्रॉस कर रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। तो इसमें ड्राइवर ने जो है नेग्लिजेंस कमिट करा है, एक टॉर्ट कमिट करा है। नेक्स्ट इज न्यूसेंस। न्यूसेंस होता है कि जब आपकी किसी एक्टिविटी की वजह से किसी दूसरे पर्सन के पीसफुल एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी में डिस्टर्बेंस हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका कोई नेबर बहुत लाउड म्यूजिक बजा रहा है रात को और आपको उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, आप सो नहीं पा रहे हो, तो दैट इज न्यूसेंस। न्यूसेंस जो है वो टू टाइप्स का होता है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया दैट इज प्राइवेट न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस का भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि कोई एक फैक्ट्री है, रेजिडेंशियल एरिया में किसी ने फैक्ट्री खोल रखी है और फैक्ट्री का जो वेस्ट मटेरियल है वो आउटसाइड रोड, पब्लिक रोड पे वो डंप कर रहे हैं। तो उससे जो है आसपास रहने वाले लोगों को, सोसाइटी को जो है प्रॉब्लम हो रही है। तो ये है एक पब्लिक न्यूसेंस। फिर आता है डेफेमेशन। डेफेमेशन को हिंदी में बोला जाता है मानहानि। मानहानि यानी किसी की रिस्पेक्ट, किसी की इमेज को खराब करना। जब आप किसी की रेपुटेशन को हार्म करते हैं कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट देके, इधर
in a written form or posting something on social media, और publicly आप किसी चीज़ के बारे में या किसी इंसान के बारे में गलत बोल रहे हो, कोई पब्लिकेशन करा रहे हो, तो ये सब चीज़ें जो है डेफोमेशन के अंडर आती है। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आप सोशल मीडिया पे किसी के बारे में कुछ भी झूठ झूठ बोल दो, तो उससे क्या हुआ, उससे सामने वाले इंसान की रेपुटेशन खराब हुई, एंड दैट इज डेफोमेशन। फिर आता है लास्ट हमारा, दैट इज ट्रेसपास। तो ट्रेसपास क्या है? ट्रेसपास इज समथिंग कि आप किसी की लैंड, बॉडी या प्रॉपर्टी में विदाउट उसकी कंसेंट के चले जाओ। जैसे कि आप किसी के घर में अंदर तक चले जाओ विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, वो होगा ट्रेसपास। एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आप किसी की बिलोंगिंग्स को विदाउट द कंसेंट यू आर टचिंग दैम एंड यूजिंग दैम, सो वो भी जो है हमारा ट्रेसपास होता है। तो अभी हमने ये देखा कि टॉर्ट होता क्या है। सो ये एग्जाम्पल्स हैं, कुछ और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट दीज आर सम एग्जाम्पल्स टू टॉर्ट क्या होता है। आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा। तो द डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट लॉ रेफर्स टू स्पेसिफिक लॉज टू डिटरमाइन वेदर अ पर्टिकुलर पर्सन इज लायबल फॉर डैमेजेस और इंजरीज। कि कोई पर्सन जो है जिसके अगेंस्ट सूट फाइल हुई है वो लायबल भी है या नहीं, और अगर है तो डिटरमाइन भी करता है कि उसे कितना कंपनसेशन जो है पे करना पड़ेगा टू द इंजर्ड पार्टी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि लॉ ऑफ टॉर्ट इज अ फॉर्म ऑफ रेस्टोरेटिव जस्टिस। रेस्टोरेटिव जस्टिस से आप क्या समझते हैं? यानी कि जिसमें विक्टिम को वापस उस पोजीशन पे लेके आया जाता है जहाँ पे वो पहले था, टॉर्ट के कमिट होने से पहले। इसमें अपने लेवल पे बेस्ट ट्राई किया जाता है कि एज मच एज वी कैन उसको रिस्टोर करके उसकी टॉर्ट कमिट होने वाली कंडीशन से पहले उसको लाया जाए। तो अब इतनी देर से ना हम बातें कर रहे हैं कि कंपनसेशन मिलता है, विक्टिम को कंपनसेशन देती है कोर्ट, जिसके साथ गलत हुआ है, जिसे हार्म हुआ है। तो कंपनसेशन का क्या मतलब होता है? तो अगर किसी को चोट लगती है या कोई मेंटल ट्रॉमा होता है या उसकी कोई लीगल राइट जो है वो वायलेट होती है, तो कोर्ट कहता है कि डिफेंडेंट उसको कंपनसेट करेगा। कंपनसेशन जो है प्यूनिटिव भी हो सकता है। प्यूनिटिव इसलिए होता है ताकि गलती करने वाले को पनिशमेंट मिले और दूसरे लोग ऐसा ना करें। एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए प्यूनिटिव पनिशमेंट रखी जाती है। ठीक है, फिर आ जाते हैं जो अभी हमने बात करी थी कि इसका पर्पस क्या है। पर्पस कंपनसेशन का यही है कि आप एग्रीव्ड पर्सन को उसकी ओरिजिनल स्टेट पे वापस पहुंचाओ। ठीक है, कुछ केसेस में प्यूनिटिव डैमेजेस इंक्लूड होते हैं, तो उनको कंपनसेशन दिया जाता है। तो प्यूनिटिव का प्राइमरी पर्पस हमने पढ़ लिया कि वो किस लिए होता है, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, ताकि सामने वाला पर्सन दोबारा वो गलती कमिट ना करे। और टॉर्ट लॉ जो है उसका एरिया ना बहुत ज़्यादा बड़ा है। इट इज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सिविल लॉ, और वो पर्सनल इंजरीज को भी कवर करता है। पर्सनल इंजरीज से मेरा मतलब ये है कि कोई भी छोटी छोटी गलतियां अगर आप किसी पर्सन के अगेंस्ट कमिट कर रहे हो तो वो भी सीरियस ली जा सकती है, और उसको भी एज अ टोर्ट जो है वो इंक्लूड किया जा सकता है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि टॉर्ट क्या होता है। इन डिटेल हम इस चीज़ को समझेंगे कि टॉर्ट का ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसका मतलब क्या है, और बहुत से जूरिस्ट्स ने जो उसके बारे में बोला, अपने पर्सपेक्टिव्स रखे, डेफिनेशंस दी अबाउट द टॉर्ट, वो भी अब हम डिस्कस करेंगे। तो टॉर्ट जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, जो कि इंग्लिश में जिसका इक्विवेलेंट मतलब क्या है, रॉ, और रोमेनियन लॉ में इसको डेलिक्ट कहा जाता है। तो जो ये वर्ड आया है, ये वर्ड आया है हमारे मेडिवल लैटिन से। मेडिवल लैटिन वर्ड से जिस जो है टॉर्टम, टॉर्टम आया है। टॉर्टम का मतलब है कोई रॉन्ग या इंजरी, और
जो वर्ड टॉटम आया है उसकी एग्जिस्टेंस है एक ओल्ड लैटिन वर्ड से, जो कि है टॉर्क्यूर। टॉर्क्यूर मीन्स टू ट्विस्ट। ट्विस्ट मतलब टेढ़ा कर देना या कोई गलत काम कमिट कर देना। तो बेसिकली टॉर्ट का मतलब होता है कोई गलत काम या सिविल रॉन्ग जिससे किसी इंसान की राइट्स वायलेट हो, यही होता है। एनी हार्म लॉस टू द पर्सन, ठीक है, वो लीगली लायबल भी होता है इस चीज के लिए, और उसको जो है जो भी डैमेज उसने करा होता है उसके लिए कंपनसेट करना पड़ता है। तो अगर सिंपलर वर्ड्स में देखें तो टॉर्ट जो है एक सिविल ऑफेंस है या सिविल रॉन्ग है। जब कोई इंसान कोई ऐसा काम करता है जिससे दूसरे को चोट या हार्म होता है या कोई भी किसी तरीके का नुकसान होता है, वो टॉर्ट होता है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको पहले दिए ही थे, जैसे अभी पहले मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि आप अगर किसी के घर में विदाउट हिज परमिशन आप एंट्री ले लेते हो तो दैट इज ट्रेसपास, वो भी टॉर्ट होता है। तो जिस पर्सन ने टोर्ट कमिट करा होता है उसको लॉ के अकॉर्डिंग लायबल माना जाता है, जो कि हमने अभी यहाँ पे डिस्कस करा, और उसको कंपनसेशन देना होता है दूसरे पर्सन को। बट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि टॉर्ट या आपसे एक्सीडेंटली हुआ हो या इंटेंशनली हुआ हो, टॉर्ट टॉर्ट ही होता है, आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती। आपसे कोई भी रॉन्गफुल एक्ट चाहे इंटेंशन से करा हो चाहे विदाउट इंटेंशन करा हो, हुआ है तो दैट विल बी टॉर्ट। तो हम अब आगे डिस्कस कर रहे हैं कि टॉर्ट जो है, टॉर्ट इज नॉट अ क्राइम। टॉर्ट कोई क्राइम नहीं है, ना ही टॉर्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट है। आगे देखते हैं। बहुत से लोग ना कंफ्यूज होते हैं कि टॉर्ट क्राइम तो नहीं होता। नहीं, टॉर्ट जो है वो क्राइम नहीं होता। क्राइम और टॉर्ट दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं। क्रिमिनल लॉ जो है सोसाइटी की सिक्योरिटी के लिए बना होता है, जबकि टॉर्ट जो है वो एम करता है कि विक्टिम को जस्टिस प्रोवाइड करने में। और ऐसे ही टॉर्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट से भी अलग होता है। ये कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर का भी नहीं होता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में जो एग्रीमेंट है वो दो पार्टीज के बीच में होता है। और टॉर्ट जो है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे नहीं होता है या कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच पे नहीं अगर होता। वो अननोन पर्सन, किसी भी रैंडम पर्सन को अगर आप कोई हार्म पहुंचाते हो तो उससे टॉर्ट जो है वो कमिट हो जाता है। देर इज नो नीड फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर भी फॉल नहीं करता, बिकॉज टॉर्ट जो है वो मच वाइडर फील्ड कवर करता है एज फार एज द कॉन्ट्रैक्ट। सो यहाँ पे देखिए सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963, इसमें बोला गया है कि टॉर्ट जो है एक सिविल रॉन्ग है जो कि एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम स्टार्ट करेंगे कि बहुत से जूरिस्ट्स ने क्या डेफिनेशंस दी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जॉन सैलमन के बारे में। मैं एक बार आपको रीड करके बता देती हूँ, देन विल डिस्कस इट इन सिंपलर वर्ड्स कि जॉन सैलमन ने क्या बोला। He addresses tort as being only a civil wrong that has unliquidated damages, those damages for which there is no fixed amount in the form of remedy, and which is not just exclusively the breach of contract or the breach of trust or the breach of mere fair and impartial obligation। तो जॉन सेलमन क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग होता है जिसमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस दिए जाते हैं, यानी डैमेजेस जो कोई फिक्स नहीं होते या कोई कॉन्ट्रैक्ट या ट्रस्ट का ब्रीच नहीं होता, बल्कि एक इंडिपेंडेंट जो है गलती होती है टॉर्ट। ठीक है, फिर बात आती है रिचर्ड डेन विनफील्ड की, जिन्होंने बोला टॉर्शियस लायबिलिटी emerges from the breach of duty primarily fixed by the law. This duty is towards the other people generally, and its breach is redressable by an action for unliquidated damages। यानी कि टॉर्शियस लायबिलिटी तब अराइज होती है जब किसी इंसान ने लॉ के द्वारा कोई चीज फिक्स की गई है, कोई ड्यूटी फिक्स की गई है, उसका ब्रीच किया हो और उस ब्रीच का रिजल्ट होता है हमारा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस।
सो प्रोसीडिंग नेक्स्ट इज अवर फ्रेसर। फ्रेसर ने क्या बोला? A tort is an infringement of a right inherent of a private individual giving a right of compensation at the suit of the injured party. Tort एक ऐसा एक्ट है जो किसी प्राइवेट इंसान के राइट को वॉयलेट करता है और जिसके लिए उस इंसान को कंपनसेशन मिल सकता है। ये बात बोली गई है फ्रेशर के द्वारा। फिर वर्डिक्ट जो है उन्होंने हेल्प की डिफाइन करने में इस टर्म को एज एन एक्ट और ओमिशन, एज एन act or omission which unlawfully violate a person's right created by law and for which the appropriate remedy is a common law action for damages by injured person। ठीक है, तो इसने बोला कि ये एक ऐसा एक्ट या ओमिशन होता है जो किसी इंसान के लीगल राइट को वॉयलेट करता है और जिसकी रेमेडी होती है कॉमन लॉ एक्शन फॉर डैमेजेस, यानी इंसान जिसके अगेंस्ट ये कमिट हुआ है क्राइम, वो जो है जाके कंपनसेशन क्लेम कर सकता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे एसेंशियल्स के बारे में। So there are 4 essential elements that constitutes tort। tort constitute करने के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी होती है। सबसे पहले there must be a wrongful act or omission। So I'll explain this to you। आप इसको रीड कर सकते हैं, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दे देती हूँ कि कोई भी ऐसा काम जो मॉरली या लीगली गलत हो या दोनों भी हो, अगर किसी ने ऐसा कोई काम किया है तो लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो गलत है, और किसी का अगर उसने लीगल राइट वायलेट किया है तो वो एक्ट जो है रॉन्गफुल एक्ट होगा। सिंपल टर्म्स यही बात बोली गई है। तो एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे अगर आप बिना किसी रीज़न के किसी की रेपुटेशन खराब कर देते हैं, डेफेमेशन कर देते हैं, एज आई टोल्ड यू इन द एग्जांपल कि डेफेमेशन इज अ टॉर्ट, तो वो भी एक रॉन्गफुल एक्ट है, लीगली रॉन्गफुल एक्ट तो है ही, तो वो टॉर्ट होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट की, जो है ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ। तो इसमें क्या है कि हर इंसान पे एक लीगल ड्यूटी होती है कि उसको दूसरों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ड्यूटी लॉ इम्पोज करती है कि हम अपने एक्शंस से किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। अगर आप केयरलेस हो जाते हैं और आपकी वजह से अगर किसी को हार्म होता है तो आप लायबल होगे नेग्लिजेंस के। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप नेग्लिजेंस के लायबल होगे, टॉर्ट कमिट कर रहे हो। ऐसी एग्जांपल देती हूँ कि अगर कोई डॉक्टर जो है अपने पेशेंट का ढंग से ध्यान नहीं रखता तो क्या होगा? नेग्लिजेंस हुआ, टॉर्ट कमिट करा है आपने, आपकी ड्यूटी बनती थी लॉ के अकॉर्डिंग, बट आपने नहीं किया तो आप टॉर्ट कमिट कर रहे हो। देन इज एक्चुअल डैमेज और लीगल इंजरी। कोई एक्चुअल डैमेज होना चाहिए या कोई लीगल इंजरी होनी चाहिए टॉर्ट को कमिट होने के लिए। तो टॉर्ट बनने के लिए या किसी को टॉर्ट के डैमेजेस क्लेम करने के लिए देयर मस्ट बी एक्चुअल डैमेज, यानी कि एक एक्चुअल नुकसान होना चाहिए या कोई आपकी लीगल राइट वायलेट होनी चाहिए। यहाँ पे आपको 2 लीगल मैगजीन्स जो हैं वो दिख रही होंगी, दिस वन एंड दिस वन। तो ये वाली दोनों मैगजीन्स आपको दिख रही होंगी। तो इंजूरियस इन डेमनम क्या होता है? इंजूरियस इन डेमनम होता है राइट, आपका यहाँ पे राइट तो वायलेट हुआ है बट आपको कोई लॉस नहीं हुआ है, तो आपका केस जो है फिर भी यहाँ पर बनेगा। बट डैमनम साइन इंजूरिया में क्या होता है कि आपको लॉस तो हुआ बट आपकी कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुई, तो आपका यहाँ पे कोई भी केस नहीं बनता टॉर्ट के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट 4th एसेंशियल एलिमेंट इज लीगल रेमेडी। तो जहाँ रॉन्ग हुआ है, जहाँ कोई गलती है, wherever there is a wrong there is a remedy। ये लाइन ना आप हमेशा याद रखोगे टॉर्ट लॉ में, जहाँ गलती हुई है वहाँ रेमेडी तो बनती है। टॉर्ट में विक्टिम को डैमेजेस यानी कि कंपनसेशन मिलता है डैमेजेस का। तो कोर्ट थ्रू इंजंक्शन या बाय रिटर्निंग द प्रॉपर्टी उसको कंपनसेशन दिला सकती है। रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंजंक्शंस के थ्रू
कोर्ट कैन अवॉर्ड कंपनसेशन टू द विक्टिम्स। यही बात है, ठीक है। अब बात करते हैं कि टॉर्ट लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या है। टू डिटरमाइन राइट बिटवीन पार्टीज टू अ डिस्प्यूट, राइट को फिक्स करना दोनों पार्टीज के बीच में। प्रिवेंट कॉन्टिन्यूएशन और रेपिटेशन ऑफ हार्म बाय गिविंग ऑर्डर्स ऑफ इंजंक्शन, फ्यूचर हार्म को रोकने के लिए कोर्ट क्या है, इंजंक्शंस के ऑर्डर के थ्रू जो है उसको प्रिवेंट करेगी। प्रोटेक्ट सर्टेन राइट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, दैट इज अ पर्सन्स रेपुटेशन। इंसान की लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी ऑब्जेक्टिव है टॉर्ट लॉ का, जैसे कि किसी की रेपुटेशन को बचाना। और लास्ट इज टू रिस्टोर वंस प्रॉपर्टी टू इट्स राइटफुल ओनर, that is where the property is wrongfully taken away from the rightful owner, property rightful owner को वापस दिलाना। यही ऑब्जेक्टिव है। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमारे टॉर्ट लॉ के हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉर्ट लॉ। सो टॉर्ट लॉ जो है एक सिविल रॉन्ग है। टॉर्ट लॉ जो है सिविल रॉन्ग है। तो हम ये कह सकते हैं कि टॉर्ट जो है क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पनिशमेंट नहीं बल्कि कॉम्पनसेशन मिलता है विक्टिम्स को, और ये मैटर विक्टिम खुद कोर्ट में लेके जाते हैं इंस्टेड ऑफ स्टेट्स। क्रिमिनल मैटर्स जो होते हैं, क्रिमिनल मैटर्स में जो स्टेट है वो लेके जाती है मैटर को कोर्ट में, बट ये जो है ये मैटर विक्टिम जो है वो खुद लेके जाता है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं अ टॉर्ट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम। राइट इन रेम क्या होता है? तो टॉर्ट जो है ना एक ऐसा राइट वायलेट करता है जो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, इसे कहते हैं राइट इन रेम। ऐसा राइट जो पूरी सोसाइटी से डील करता है, यानी कि आप कोई ऐसा वायलेशन कर रहे हो जिससे पूरी सोसाइटी को हार्म हो रहा है, पूरी सोसाइटी पे बैड इम्पैक्ट कर रहा है, दैट इज राइट इन रेम। एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ कि अगर आपके घर में कोई घुस जाए वो भी विदाउट योर परमिशन, तो वो जो होगा ट्रेसपास होगा, आप उसे सू कर सकते हो इस चीज के लिए। देन नेक्स्ट वन इज दैट टॉर्ट डील्स विद केसेस रिलेटेड टू लीगल राइट्स। तो टॉर्ट जो है वो सिर्फ तभी बनता है जब लीगल राइट जो है वॉयलेट होती है, वॉयलेशन ऑफ योर लीगल राइट्स। पर though a person may have an economics or social loss, but if we hadn't breached any legal person, लीगल राइट ब्रीच नहीं हुई है, तो जो है वो केस को हम टॉर्ट नहीं मानते, आप उसको कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। रेमेडी इन फॉर्म ऑफ कंपनसेशन। तो टॉर्ट लॉ के केसेस में क्या होता है, रेमेडी जो है वो कंपनसेशन के थ्रू दी जाती है। यहाँ पे डैमेजेस डिसाइड करता है कोर्ट केस के सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। बट वन मोर थिंग दैट वी नीड टू रिमेम्बर दैट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह कुछ भी चीजें मेंशन नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट की तरह इसमें चीजें मेंशन नहीं होती। यहाँ पे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की बात कर रहे हैं हम, कि हमें पता ही नहीं है कि कितना डैमेज हुआ है। देन आता है राइट्स आर टू बी फिक्स्ड बाय लॉ, ठीक है। सो अगर आप अपने मन से कोई राइट डिक्लेयर नहीं कर सकते, मतलब कि मैं अपने मन से ये नहीं कह सकती कि मैंने ये एक्ट कमिट करा, ये तो मेरे हिसाब से राइट है। नो, लॉ ने जो चीजें फिक्स करी हैं वो ही जो है आप कर सकते हो। अपनी मर्जी से अपने मन से जो है आप कुछ भी चीजें डिसाइड नहीं कर सकते। जो राइट्स गवर्नमेंट्स ने या कोर्ट्स ने डिसाइड करी हैं, लीगली एक्सेप्टेबल बाय ऑल हैं, वो ही राइट्स होंगी, और उसी के वॉयलेशन पे आपको कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। देन बात आती है हमारी लॉ ऑफ टॉर्ट इज टोटली बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट्स। ये किस लिए बोला गया है? बिकॉज लॉ ऑफ टॉर्ट जो है यहाँ पे कोई भी मतलब ऐसे पर्टिकुलर स्टैट्यूट नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए या डील करने के लिए। तो जो जुडिशरी डिसीजंस देती है, जुडिशियल डिसीजंस ऑफ द कोर्ट या केस लॉज, उसी पे जो है ये वर्क करता है और डेवलप होता है।
देन लास्ट इज टॉर्ट लॉ इज अनकोडिफाइड। कोडिफाइड लॉज नहीं है, कोई भी एक रिटर्न सेट ऑफ रूल्स नहीं है, यहाँ पे रिटर्न नहीं है। एंड इसी के साथ साथ पार्लियामेंट्री कोई स्टैट्यूट नहीं है, कोर्टमेट लॉज हैं और प्रेसिडेंट्स हैं, उन्हीं के बेसिस पे जो है इसको डिसाइड करा जाता है। यहाँ पे लिखा है क्लियरली, टॉर्ट लॉ इज टोटली बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट्स एंड डेवलप्ड थ्रू डिफरेंट केस लॉज। So I hope you are clear with it and that's it for today. और आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का पहला वीडियो ऑन लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो या आपको थोड़ा भी कोई हेल्प मिली हो इस वीडियो के थ्रू, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो लेके आऊँगी और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊँगी वेरियस लीगल टॉपिक्स से रिलेटेड। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग विद लॉ टॉक्स विद नेहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।